नमस्कार। देखिए, राजनीति को अक्सर सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखा जाता है, पर असल में ये तो जमीनी हकीकत, डेटा और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का विज्ञान है। तो आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट फाजिल नगर को देखेंगे, एक केस स्टडी की तरह, ये समझने के लिए कि कैसे एक बहुत बड़ी हार को भी जीत की सीढ़ी बनाया जा सकता है। तो ये है फाजिल नगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जोन में पड़ती है ये विधानसभा सीट। साल 2022 में ना ये सीट अपने आप में एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी बन गई और ये हमें दिखाती है कि किसी भी चुनाव को अगर गहराई से समझना है तो जमीन की नब्ज पकड़ना कितना कितना जरूरी होता है। 45,261 ये बस एक नंबर नहीं है, ये 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार का मार्जिन था फाजिल नगर में। और देखिए, इतनी बड़ी हार जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचने पे मजबूर कर देती है, एक गहरे मंथन की वजह बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम परत दर परत कैसे समझेंगे। सबसे पहले फाजिल नगर में हुई हार की असलियत क्या थी, फिर हम डेटा के अंदर झांकेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे। उसके बाद उस वापसी की रणनीति पर बात करेंगे जो तैयार की गई, एक 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी, और फिर 90 दिन का काउंटडाउन, डिजिटल मैदान की जंग, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आधुनिक राजनीति के लिए इसके मायने क्या हैं। तो आखिर 2022 में हुआ क्या था? मैदान में एक तरफ थे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। नतीजा, एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत बीजेपी की हुई। पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, राजनीति में ना हर क्यों का जवाब कहीं ना कहीं डेटा में, आंकड़ों में छिपा होता है, और हमारा काम है उन खामोश आंकड़ों को जुबान देना, उनसे कहानी निकलवाना। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फाजिल नगर की पूरी चुनावी कहानी बयां करती है। एक पैटर्न आपको साफ दिखेगा। 2012 से देखिए, बीजेपी का वोट शेयर लगातार ऊपर गया है, और वहीं समाजवादी पार्टी जो 2012 में यहां से जीती थी, वो 2022 आते आते काफी पीछे रह गई। और ये डोनट चार्ट ये 2022 की तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देता है। बीजेपी को मिले लगभग 39% वोट और सपा सिमट कर रह गई करीब 28% पर। ये जो 11% से भी ज्यादा का गैप है ना, बस यही निर्णायक साबित हुआ। तो जब गहराई से विश्लेषण किया गया तो हार के पीछे 5 बड़ी वजहें सामने आईं। पहली, उम्मीदवार ने पार्टी बदली थी, जिससे वोटर का भरोसा डगमगा गया। दूसरी, लोकल पार्टी यूनिट में ही एकता नहीं थी, बिखराव था। तीसरा, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर था। चौथा, मुस्लिम और एससी वोट कई पार्टियों में बंट गए। और पांचवां, दलित और युवा वोटरों ने वोटिंग में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और देखिए, जब भरोसा टूटता है तो वोटर की गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। लोकतंत्र की नींव ही एक सूचित और जिम्मेदार संवाद पर टिकी होती है। अच्छा, जब प्रॉब्लम की जड़ें पता चल जाएं, तो फिर समाधान का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो यहाँ भी एक 4 मोर्चों वाली रणनीति सामने रखी गई। इसे नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। अब ये चतुर्मुख सिद्धांत क्या था? इसकी 4 पिलर थे। पहला था चुनावी मोर्चा, यानी ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोटों का एक मजबूत गठबंधन तैयार करना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, हर बूथ पर कमेटियों को फिर से एक्टिवेट करना और इसमें खास तौर पर युवाओं और महिलाओं को आगे लाना। तीसरा मोर्चा था नैरेटिव का, यानी बात राष्ट्रीय मुद्दों की नहीं, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे लोकल मुद्दों की करनी है। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब आसपास की सीटों से कैडर को बुलाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करना। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सेंट्रल मैसेज था, जो नारा था, वो था फाजिल नगर जुमलों से ज्यादा का हकदार है। अब जुमले मतलब वो बड़ी बड़ी बातें, वो खोखले वादे जो जमीन पर कभी उतरते नहीं। इस नारे का सीधा मकसद था कि पूरी डिबेट को नेशनल मुद्दों से खींचकर फाजिल नगर की अपनी समस्याओं पर फोकस किया जाए। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अधूरी है जब तक उसे लागू करने का एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान ना हो। इसीलिए यहाँ एक 90 दिन का पूरा काउंटडाउन प्लान तैयार किया गया। इस 90 दिन के प्लान को 3 फेज में बांटा गया। पहले 30 दिन ये थे फाउंडेशन बनाने के लिए, मतलब 100 से ज्यादा बूथ सभाएं करना, फील्ड सर्वे करना। अगले 30 दिन थे मोबिलाइजेशन के, यानी पब्लिक रैलियों और डिजिटल कैंपेन से एक माहौल तैयार करना। और आखिरी 30 दिन थे एक्टिवेशन के, मतलब अब हर दरवाजे पर दस्तक देनी है, वोटर से सीधा संपर्क साधना है।
आज की तारीख में चुनाव सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं लड़ा जाता। एक और मैदान है, और वो है हर हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन। ये एक नया और अक्सर निर्णायक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और इस डिजिटल मैदान में दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी जिसकी व्हाट्सएप और यूट्यूब पर नेशनल लेवल पर जबरदस्त पकड़ है, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजर के लिए एक बिल्कुल अलग, एक हाइपर लोकल रणनीति का सुझाव दिया गया। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जो फाजिल नगर की अपनी भाषा, अपने मुद्दों पर टिकी हो। इस हाइपर लोकल डिजिटल प्लान में हर प्लेटफॉर्म का एक खास रोल था, जैसे व्हाट्सएप बूथ ग्रुप्स में मीम्स और मैसेज भेजने के लिए, इंस्टाग्राम युवाओं को जोड़ने के लिए भोजपुरी में रील्स, टेलीग्राम एक तरह का शिकायत बॉक्स जहां लोग अपनी बात रख सकें, और शेयरचैट का इस्तेमाल छोटे छोटे पोल कराने और खास वोटर ग्रुप्स के लिए पोस्टर बनाने में होना था। तो फाजिल नगर की इस पूरी केस स्टडी से हम क्या समझें? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं है। ये तो आज की भारतीय राजनीति की बदलती हुई तस्वीर दिखाती है। और सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि चुनाव अब सिर्फ बड़े बड़े भाषणों या एक हवा बना देने से नहीं जीते जाते। नहीं, अब चुनाव एक तरह के हाइपर लोकल डेटा इंजीनियर्ड ऑपरेशन बन गए हैं, जहां हर गली, हर मोहल्ले और हर एक बूथ के लिए एक अलग, एक माइक्रो स्ट्रैटेजी बनती है। और यहीं पर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव इस तरह की डेटा इंजीनियरिंग बन जाएं, तो गवर्नेंस का यानी शासन का क्या होता है? जब हर वोटर का डेटा इस तरह इस्तेमाल होता है, तो उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो सोचना यह है कि क्या ये नई तकनीकें सिर्फ चुनाव जीतने का एक ज्यादा कारगर तरीका है, या फिर ये बेहतर गवर्नेंस, बेहतर जवाबदेही का रास्ता भी खोलती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित लीडर बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। आप हमें mgr@blueprintstrategies.ia पर ईमेल कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य, राजनीति से परे एक उद्देश्य।